हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 करेंगे, जिसका प्रैक्टिस सेशन 1 होगा। तो सेशन में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसका वॉल्यूम 1 आप लोग नहीं किए हैं इसका क्लास, तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो डला हुआ है, आप जाइए और इसका वॉल्यूम 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। पल्लव वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। अगला, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इस वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत 1919 से 20 के समय इसका शुरुआत हुआ था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त प्रथम के। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि यूनानी शासक मिनंडर को पराजित किया था। तो मिनंडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी विदिशा थी। भारहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही उत्तर होगा 322 ईसा पूर्व। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और बात बता दें कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे अंतिम में रचित वे रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता जो है रहला नामक पुस्तक की रचना करी थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और यह मोरक्को का निवासी था। अगला है कि दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दीवान मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये इसका सही उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान मुस्तखराज विभाग का स्थापना किया गया था। इसका संबंध वित्त विभाग से था। और देखिए, दीवान एक खैरात दान विभाग से संबंधित है, ये सही है। दीवान अर्ध सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान कोई कृषि विभाग से संबंधित है। और एक और जान लीजिए, दीवान इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया? तो हरम दल से मुक्त किया था अकबर 1562 में। ठीक है, अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। अकबर ने बिहार प्रांत को 1574 से 75 में जीता था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। जैन धर्म गुरु हरि विजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि प्रदान करी थी। ठीक है, अगला है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा अलीवर्दी खां। ठीक है, 1940 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना। इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकार सिराजुद्दौला हुआ। ब्लैक हॉल की घटना सिराजुद्दौला के समय में ही घटित हुआ था। प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ। बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपके बीच कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 85 ईस्वी तक था। इसके ही शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। इसने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा को स्थापित किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के शासनकाल में 1775 से 82 में हुआ। इसी के समय 1774 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय पारित हुआ था। जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला, बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था और इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई। इसी के समय 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना हुई। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। इसी के समय 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भूमिज विद्रोह का संबंध झारखंड से है। ठीक है, और देखिए चेरोद विद्रोह प्रथम चरण 1770 से 71, द्वितीय चरण 1800 से 1819, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। अगला प्रश्न है आपके बीच कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी कब? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1920 ईस्वी में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां। ठीक है, वार ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंट के लेखक है वीर सावरकर। तराने हिंद पुस्तक के लेखक है मोहम्मद इकबाल। दी रिवॉल्यूशनरी के लेखक है रविंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, तो इसका सही यहाँ तक डिटेल हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? क्या कहलाता है इसका? कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। अगला है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, कौन जोड़ती है? तो डंकन पास। कौन जोड़ती है? डंकन पास। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाद्री। अगला, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर ये लगती है। म्यांमार के साथ 4 भारतीय, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे बी उत्तर होगा इसका, 4 राज्य जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या कि काराकोरम रेगिस्तान स्थित है? तो ये है कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विनिपेग झील। क्या? विनिपेग झील। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है, जबकि ओनेगा, आडोगा एवं वैकाल झील रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। ठीक है, अगला है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्ठी देश नहीं है, लैंडलॉक देश नहीं है? तो पलाऊ। कौन? पलाऊ। पलाऊ भू आवेष्ठी देश नहीं है, जबकि अंडोरा, मालडोबा एवं मलावी भू आवेष्ठी देश के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है क्या कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में स्थित है, जबकि गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी, जैसे कि बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज आदि जिले
आते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। अगला प्रश्न है आपके बीच क्या कह रहा है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत माला परियोजना। क्या? भारत माला परियोजना, ये अक्टूबर 2017 में। वही बता दें सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास जो है ये फरवरी 2015, सागर माला परियोजना मार्च 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मई 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015। इसे भी याद रखिएगा। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरी। क्या हो जाएगा? दूसरी। ठीक है, दूसरी कहने का मतलब ये है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से किस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम क्या? रिवर्स रेपो दर। अगला है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 7वीं। क्या होगा? 7वीं। अगला प्रश्न है आपके बीच कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो इसका सही विकल्प लगाइए प्रस्तावना। अगला प्रश्न है आपके बीच कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके बीच कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 के 1 में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। अगला है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जीवी मावलंकर। क्या होगा? जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर के विरुद्ध 15 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जून 2005 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बिहार में पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए पंचायत सचिव। ठीक है, अगले प्रश्न है आपके बीच कह रहा है क्या तो उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा एक सही है? पहला कथन कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधान मंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बी कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पदों से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब इनमें कौन सा सही है या गलत है, कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो यहाँ ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो इसका सही विकल्प लगाइए 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसी याद में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच है कि हरितगृह प्रभाव का अर्थ है। तो हरितगृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। अगला, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लाभदायक इसलिए है, ये पौधों के साथ क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और ये नुकसानदायक क्यों है कि ये ग्लोबल वार्मिंग में भी अपना योगदान दे देता है ना? ये दोनों काम कर लेता है। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से। अगला है कि भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरबन। अगला है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, 1972 में। ठीक है, 9 सितंबर 1972 को ये पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। कितने धाराएं हैं? 66। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, नेचर क्योर। क्या? नेचर क्योर। ठीक है, क्योंकि जबकि यहाँ पे विजर्सन, द कोर्ट, डांसर तथा गार्डन पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं और नेचर क्योर के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1937 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। पहली बार 1937 ईस्वी में उन्हें नामित किया गया तथा अंतिम बार 1948 में नामित किया गया। अगला, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना, गैट का जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क और यूनेस्को का पेरिस में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है क्या कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा लूना 9। क्या हो जाएगा? लूना 9। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 है। यह 21 अक्टूबर 1968 में उतरा था। लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। अगला है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, अगला है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, तो इसका सही उत्तर होगा CH3COOH, विकल्प सी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कैल्शियम। अगला कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। देखिए, अब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ये धातु, इसका अयस्क है क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और काओलिन। ठीक है, मैग्नीशियम धातु का क्या है? डोलामाइट, इप्सम लवण, कार्नेलाइट। पोटेशियम धातु का क्या हो जाएगा? कार्नेलाइट, नाइटर। और यूरेनियम धातु का क्या होगा? कार्नेटाइट और पिंच ब्लैक। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है। दूसरा कह रहा है कि गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। और तीसरा कह रहा है कि लेड ऑक्साइड को लिजार्थ कहा जाता है। तो इसका कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 सभी के सभी। अगला है कि किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विलयन की सांद्रता। क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता बराबर है विलय की मात्रा बटा विलय की मात्रा, सॉरी विलयन का मात्रा। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, विलयन की सांद्रता बराबर लिख लीजिएगा विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल, CH3OH। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी कि पौधे के मूल यानी कि जड़ या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पराशरण। क्या होगा? पराशरण। पराशरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम यानी कि रूट हेयर से जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिकाओं को पराशरण द्वारा जल का संचालन होता है। यह क्रिया जाइलम ऊतकों द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में
कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो फ्लोएम का भाग वाहिकाएं नहीं है, ठीक है। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या वाष्प तंतु और फ्लोएम और मृदुतक, ये क्या है? फ्लोएम, जो ये चार तत्व से मिलकर बना है। किस किस से? तो चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या वाष्प तंतु और फ्लोएम मृदुतक। अगला है कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति संघ के जंतुओं का लक्षण है। किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, ये पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा इकाइनोडर्मेटा। अगला है कि रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, तो कौन मदद करते हैं? थ्रोम्बोसाइट। कौन? थ्रोम्बोसाइट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। कह रहा है अगला प्रश्न की भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मेहसाना और सुरती जो है गुजरात में, ठीक है। इसका लगभग 10 प्रजाति है हमारे देश में, नागपुरी, सुरती, मेहसाना, नीली रवि तथा जाफराबादी, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो ये कौन सा हार्मोन है जो नियंत्रित करता है? तो ऑक्सीन। कौन करता है? ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख कार्य है जो बता देते हैं। पत्तियों के विलग्न को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना और फलों को गिरने से बचाना, ठीक है। ऑक्सीन का काम है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर कह रहा है तो सर्वाधिक होगा। क्या होगा? सर्वाधिक, ठीक है। अगला है कि फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आप बताइए फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन। अगला है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो क्या अपवर्तित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति अपवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है आपके बीच की नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन। अगला है कि दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य। कार्य क्या है? सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगला सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT खड़गपुर। क्या हो जाएगा? IIT खड़गपुर, ठीक है। वहीं बता दें कि परम कामरूप को IIT गुवाहाटी, परम अनंत को IIT गांधीनगर और परम गंगा को IIT रुड़की, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे तीन कथन दिया है। कह रहे कि इनमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कह रहा है फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पदयान पर है। आइए इसको देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों क्या सत्य है। अगला, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र। अगला है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। क्या होगा? इंदौर। अगला प्रश्न है आपके बीच की पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। अगला, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। ये क्या है? असत्य है, क्योंकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पे है, 18वीं रैंक पर यह है। और इसमें बिहार अंतिम से तीसरे स्थान यानी कि 16वीं रैंक में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
अगला, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा आपसे कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। अ लाइफ इन द शैडो अ मेमोयर का लेखक कौन है? तो एस दूतल है। कौन है? एस दूतल। हैप्पी पैलेस पूछते तो एमिली हेनरी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता। ठीक है, वर्ष 2022 फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण का आयोजन कतर दोहा में किया गया था। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब है। गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को तथा गोल्डन बॉल लियोनल मेस्सी को एक फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड एजेंसी फर्नांडीज को दिया गया है। अगला है कि हाल ही में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? आइए इसका सही उत्तर लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति के एम जोसेफ। क्या होगा? न्यायमूर्ति के एम जोसेफ। अगला प्रश्न है आपके बीच कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपके बीच कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्रिस हिपकिंस। क्या हो जाएगा? क्रिस हिपकिंस। अगला, प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेविड एलन चिपरफील्ड। ठीक है, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को द प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के रूप में चुना गया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी देखिए त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, खारची उत्सव त्रिपुरा और परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे मिला लीजिएगा। अगला, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2023। भारत सरकार द्वारा कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक है, जबकि WHO द्वारा यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा देवाशीष पांडा। क्या हो जाएगा? देवाशीष पांडा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम या विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? क्लोज द केयर गैप। अगला, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। ठीक है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी में, 49वां शिखर सम्मेलन 2023 जापान में। ठीक है, और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में किया जाएगा। अगला है आपका प्रश्न कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना का? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 70,000। यहाँ पे कितना है? 7 लाख कर ले इसको, और कितना? 6,845 करोड़। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देश का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। क्या हो जाएगा? सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। ठीक है,
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मौसा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात कर लीजिए। क्या कर लीजिए? लसा ज्ञात कर लीजिए। पहली संख्या कितना है आपका? पहली संख्या आपका कर लीजिए 15 गुने 3, तो आपको मिलेंगे क्या? 45। कितने? 45। दूसरी संख्या, ये फर्स्ट संख्या हो गया, फर्स्ट, ये सेकेंड, तो सेकेंड में क्या कर लीजिए? 15 गुने आप 4 कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 60। ठीक है। अब लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है? मौसा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 गुने 60 और बटा 15। ठीक है। 15 तिया 45 और 60 तिया कितना हो जाएगा आपका? 60 तिया 180, 180 लगाइए विकल्प ए। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, मान लीजिए 6 क्रमिक संख्या क्या हो गया? x प्लस 2, x प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 और x प्लस क्या हो जाएगा 6 और क्या होगा x प्लस 8 हो जाएगा आपका और x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है। ये सभी को आप क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए आपस में। यहाँ पे जो हम कॉमा दिए हैं वहाँ पे जोड़ लीजिए और बटा 6 लिख लीजिए और बराबर में 25 लिख लीजिए। ठीक है। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 6x प्लस क्या आ जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 6। ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 6x प्लस 30 और बराबर 150, क्योंकि 25 छके 150 होगा। यहाँ से काटिएगा तो आपका आ जाएंगे x बराबर 20। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या x प्लस 10 है, तो x का मान आया कितना था? 20। तो 20 प्लस 10 करेंगे कितना हो गया? 30। सबसे छोटी x था तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20। लगा दीजिए दोनों का अंतर, तो 20 में से 30 में से 20 घटाइए, 10 का अंतर है, 10 विकल्प बी में है। अगला प्रश्न है आपके बीच की यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2, यानी होगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। 2ab बटा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस क्या होगा? b स्क्वायर बटा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका ab। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस क्या होगा? ए बी। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि, ये तो हो गया ना, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है। ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का क्यूब का डिफरेंस है 14 और 22 में, 22 और 49 में 3 का क्यूब का डिफरेंस है। ऐसे ही क्यूब करते चलिए कितने तक आ जाइएगा आप। यहाँ पे क्या पूछा यहाँ पे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे ना, चलिए तो यहाँ पे आइएगा तो अगले में 4 का क्यूब कर दीजिएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है। 49 से 113 में। ठीक है। और 113 से कितने चलिएगा 5 का क्यूब करा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना? 125 और 125 में 113 को ऐड करा दीजिए, आपका आ कितने जाएंगे? 238। कितने आएंगे? 238 आ जाएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए? तो आप बदल दीजिए 6 तथा 8 को, ये 768 बराबर 768 सिद्ध हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में आप लोगों का क्या स्कोर रहा। ठीक है। तो चलिए इस सेशन से लेते हैं विदा, अगला सेशन कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।